साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता की लाइनों से मैं आज का शो शुरुआत करना चाहती हूं। लाइन है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन पिछले 5 दिनों से हंगामा शब्द देश की संसद का प्राय बना हुआ है। हर रोज संसद से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले दिन से आज तक 5 दिन हो गए, सिर्फ हंगामा ही हंगामा, हंगामे के लिए हंगामा। आज विपक्ष ने संसद के अंदर तो हंगामा किया ही, संसद के बाहर पहले पैदल मार्च निकाला और फिर एक तस्वीर सामने आई। मैं ये तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। इस देश में संविधान की दुहाई देने वाले लोग एसआईआर को कूड़ेदान में फाड़ कर फेंक रहे हैं, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक नहीं लगाई है। मान लीजिए, रोक नहीं लगाई है, जिस पर जवाब सरकार को नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग को देना है। लेकिन पर्चा मोदी के नाम पर फाड़ा जा रहा है। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे मौजूद थे। इससे पहले 5 दिनों में कभी काले कपड़े में प्रदर्शन तो कभी पोस्टर बैनर लहराकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा है। सोमवार को मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी। पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाकर शेड्यूल तय कर लिया गया। मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति भी बन गई। विपक्ष ने मांग की थी कि पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के बयान पर सरकार संसद में चर्चा करे। सरकार ने विपक्ष की मांग को स्वीकार किया और इस पर चर्चा करना तय भी हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 16-16 घंटे चर्चा होनी है। 28 जुलाई को लोकसभा में तो 29 जुलाई को राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी भी, ये भी तय हो चुका है। अब कांग्रेस की दलील है कि प्रधानमंत्री के जवाब पर कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हंगामा। कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है कि ट्रंप ने 25 बार सीज फायर के दावे किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी जवाब नहीं दे रहे। अगले सोमवार से चर्चा है तो विपक्ष को संयम रखना चाहिए, शायद प्रधानमंत्री बोल ही दे। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जवाब देंगे। प्रधानमंत्री भी अपनी बात रख सकते हैं। विपक्ष का दूसरा बड़ा मुद्दा एसआईआर है, जिसे रोके जाने की मांग की जा रही है। इस केस में चुनाव आयोग अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुका है। 28 यानी सोमवार को सुनवाई भी है। उससे पहले आज बिहार में एसआईआर फॉर्म जमा करने की तारीख खत्म हो रही है। फिर ऐसे में संसद को नहीं चलने देने का मतलब क्या है? ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि लोकतंत्र खतरे में कहने वाले लोकतंत्र के मंदिर को क्यों नहीं चलने दे रहे? यही है सवाल पब्लिक का। आज मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी दोनों सदन में हंगामा हुआ। पिछले 4 दिनों की बात करूं तो दोनों सदनों को मिलाकर संसद की कार्रवाई 7 घंटे 47 मिनट चली। संसद की कार्रवाई एवरेज 6-6 घंटे चलती है। इससे हिसाब से देखा जाए तो 4 दिन में 40 घंटे 13 मिनट कार्रवाई नहीं चली, जिसमें राज्यसभा में 4 दिनों में सिर्फ 6 घंटे 21 मिनट और लोकसभा में 1 घंटे 26 मिनट कामकाज
हुआ। संसद में हंगामे से आपकी और हमारी कमाई का पैसा डूबता है, लुटता है। टैक्स पेयर के पैसे से ही संसद की कार्रवाई चलती है। लोकसभा में 1 मिनट का खर्च 1.25 लाख रुपए होता है। इतना ही खर्च राज्यसभा की कार्रवाई में भी लगता है। दोनों सदनों का खर्च जोड़ लिया जाए तो 2.5 लाख पर मिनट का खर्चा है। पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं, सुन रहे हैं आप, 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए। इस हिसाब से टैक्स पेयर के 30 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और काम क्या हुआ? ढेला। क्या माननीय सांसदों को टैक्स पेयर के पैसे की कोई कीमत नजर नहीं आती है? हालांकि आज दोपहर में लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि सोमवार से संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति भी बनी है। अब सवाल है कि क्या मोदी विरोधी हंगामा कर देश की संसद में सियासी एजेंडा तैयार कर रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तो आए दिन नए कीर्तिमान बनाते दिख रहे हैं। सर्वाधिक समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में नेहरू के बाद मोदी दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। आज ही नरेंद्र मोदी ने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरा कार्यकाल जारी है। मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों को आज की ये तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए। मालदीव से ये तस्वीर आई है जिसमें प्रेसिडेंट मोइजू अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गाजे बाजे के साथ मोदी का स्वागत कर रहे हैं। बता दें कि मालदीव के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया है। आपको यह भी मालूम होगा कि मोइजू का पूरा कैंपेन ही हेट इंडिया पर टिका हुआ था। वहीं ब्रिटेन में लेबर सरकार के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर फाइनल मुहर लगनी सिर्फ औपचारिकता रह गई है। इसके अलावा पिछले विदेश दौरे के दौरान 4 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। इसी महीने जुलाई में मॉर्निंग कंसल्ट की नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 75% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट में बने हुए हैं। फिर ऐसा क्या है कि विदेशों में मोदी के सामने उनके धुर विरोधी नतमस्तक हैं, लेकिन यहां विपक्ष मोदी पर सबको मिट्टी में मिलाने का आरोप लगा रहा है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान। तुम सबको सता रहे हैं, तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं और ये नहीं चलेगा। चल गया, 1 बार 2 बार 3 बार चल गया, इसके आगे नहीं चलेगा क्योंकि वो हमेशा झूठों के सरदार है। झूठ बोलना ही उनका काम है, लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही मेरे को समझ में नहीं आया। खड़गे आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बोल रहे थे। कांग्रेस ने ओबीसी सम्मेलन किया, इसमें जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा भी दिया गया। कमंडल को कुचल देने की बात हुई। पूरी की पूरी मीटिंग इस बात पर खत्म हो गई कि कौन मोदी को कितना ज्यादा तीखा बोलेगा। यह है कंपटीशन। सुनिए राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को क्या कहना पड़ा। एक प्रॉब्लम है राजनीति में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं हो। पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। और मैं सब प्रदेशों से आए भाई लोगों को, नेता लोगों को, पिछले जाति का नेता लोगों से बताना चाहते हैं कि संगठन से आए सब लोग, अब इस बार कमंडल को तोड़ना है तो मंडल को लेके आज हमारा नारा
जो आलो हिंदुत्व को लेके देश में बंटवारा करना चाहता है। मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है। अरे तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है। और तू चाय बेचने वाला है, मसीहा थोड़ी ना है, मसीहा थोड़ी ना है। चाय बेचने वाला अब इंदिरा गांधी से ज्यादा प्रधानमंत्री बन चुका है, लेकिन दिल का दर्द है जो कांग्रेस पार्टी बयान करती रहती है। तो आज सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, क्या नरेंद्र मोदी सरकार अपने विरोधियों को जमीन में दफन कर देना चाहती है? सवाल नंबर 2, जिस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में तय होना है, उसका पर्चा मोदी के नाम पर क्यों फाड़ा जा रहा है? सवाल नंबर 3, दुनिया में नरेंद्र मोदी को के सम्मान पर सम्मान मिले जा रहे हैं, लेकिन देश में विपक्ष को मोदी नाम से भी चिढ़ क्यों है? सवाल नंबर 4, क्या कमंडल को तोड़कर ही मंडल की राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरी दाहिनी ओर प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, करण वर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। मेरी बाईं तरफ बैठे हैं बादशाह आलम जी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वारिस पठान, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनमोल पवार जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा जी को जाता है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब अश्विनी जी, आप बहुत सेक्युलर हैं, लेकिन कमंडल को तोड़कर ही मंडल पर चलेंगे। आप कांग्रेस पार्टी हैं, आप देश के संविधान को बचाने निकले हुए हैं। ये मुहिम राहुल गांधी ने चलाई है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की बात आप फाड़ कर कूड़े के दान में डाल देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करते हैं, मामला सारा सुप्रीम कोर्ट में है। आप देश की पब्लिक का, टैक्स पेयर का पैसा भी 30 करोड़ जाया कर देते हैं। आप चूं तक नहीं करते, लेकिन आप मसीहा बने हुए हैं। दूसरा तो चाय वाला है ना, ये कहां की राजनीति है? नाविका जी, शुरुआत में आपने दुष्यंत कुमार जी की कविता सुनाई थी, मैं उसी को वहीं से कंटिन्यू करता हूं। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, आग जलाने का। सरकार की कुरीतियों के खिलाफ जनता के बीच, जनता के दिलों में वो आग जलाने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये विषय मंडल और कमंडल का नहीं, ये विषय है प्रिविलेज्ड वर्सेस अनप्रिविलेज्ड का। वो 10% भारतीय नागरिक जिनको, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीमित तरीके से, एक तरीके से जो डेफिनेशन है हिंदुस्तान की, वो 10% लोग रह गए हैं। हम बचे हुए 90% लोगों की बात कर रहे हैं, हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो जो 90% पिछड़ा, दलित, गरीब, अनएजुकेटेड जो भी है, उन सब के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां और जो इसने संवैधानिक संस्थाएं थी जिनको अपने कठपुतली बना रखा है, उनके लिए भी एक वार्निंग है, उनके लिए भी एक वार्निंग दे रहे हैं हम लोग कि आप भी सुधर जाओ, क्योंकि वक्त सबका एक सा नहीं रहता। आप सरकार की कठपुतलियां बनना बंद करो। आपका काम है जनता के हितों की रक्षा करना, आपका काम है डेमोक्रेसी को रक्षा करना। आप सरकार के गेट कीपर नहीं हो, आप सरकार के हाथ में कठपुतली बनकर के काम करोगे तो आपके खिलाफ भी आने वाले समय में ये जनता एक्शन लेगी। हमारा विषय सिर्फ और सिर्फ इतना है नाविका जी, हम देश के 90% लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मैं समझ गई। और प्रदीप भंडारी जी, राहुल गांधी पहले विदेश जाकर कह चुके हैं कि इस देश पर केरोसिन छिड़का जा रहा है। आज अश्विनी कुमार मिश्रा ने कह ही दिया कि इस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश में आग लगाना है। वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी यही तो बोला कि आग जल रही है, में आग जलनी चाहिए। अच्छा, ये क्रांति की मशाल, नाविका जी, क्रांति की मशाल, वही आग जो भगत सिंह के सीने में थी, वही आग जो क्रांतिकारियों के सीने में थी, उस आग की बात कर रहे हैं हम। तो जब इनके नेता बैठ करके पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टे नहीं किया है, लेकिन आप डस्टबिन ढूंढते फिर रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, जवाब दीजिए। नविका जी, मैं दुष्यंत कुमार की लाइन से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपना शो दुष्यंत कुमार की लाइन से शुरू किया। विपक्ष के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल है, फिर भी विपक्ष को यकीन नहीं है।
दरअसल आज कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये माओवादियों और नक्सलियों को अपने आका मानते हैं, क्योंकि आरजेडी एक तरफ बात करती है चुनाव को बॉयकॉट करने की, जो एग्जैक्टली नक्सली किया करते थे इन इलाकों के अंदर जहां इनका प्रभाव पहले कांग्रेस के शासनकाल में हुआ करता था। अब राहुल गांधी जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है उसको डस्टबिन में फाड़ने की बात कर रहे हैं, पर मैं अचंभित नहीं हूं। याद करिए 2013 ये वही बालक राहुल गांधी है जिन्होंने उनके खुद के प्रधानमंत्री, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया था। ये उनका रिस्पेक्ट था कांग्रेस द्वारा के प्रधानमंत्री के लिए, वही उनका आज रिस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि राहुल ये जान चुके हैं नविका जी कि जनता उनके साथ में नहीं है। तो जब वो व्यक्ति पहले कह चुका है कि वो इंडियन स्टेट से लड़ना चाहता है, आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहा है कि वो देश में आग लगाना चाहता है, तो ये स्पष्ट ही हो चुका है कि ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेसियों का मकसद है कि बांग्लादेश या किसी दूसरे मुल्क जैसे हालात हिंदुस्तान के अंदर पैदा करे, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से बूथ लुटेरे और लोकतंत्र के अंदर इमरजेंसी लागू करने वाले सत्ता में नहीं आ पा रहे, तो एक ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली बकेंगे, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखेंगे, चुनाव आयोग को धमकी देंगे, क्योंकि इनके डीएनए में इमरजेंसी है, डेमोक्रेसी नहीं है। चुनाव अब मैं आपको थोड़ा, आपने बात की तो मैं कविता की लाइन में थोड़ा सा सुधार कर दूं। उन्होंने विपक्ष तो नहीं कहा, ये तो हमने करा है। हम दुष्यंत कुमार जी से इंस्पायर हुए हैं और सच कह रहे हैं। उन्होंने बाकी बातें कही की आदत है इनकी, मुखौटा पहनने की आदत है, हम प्रेजेंट युग के अंदर करते हैं। आप अच्छा चलो, जनता अरे मुझे की बताओ, देश को जलाना चाहते हो सत्ता में नहीं आओगे, देश को जलाना चाहते हो सत्ता में नहीं आओगे, मसाल जलती है दिलों में, कहां जल रही है? बहरीन के अंदर हॉलिडे करके, थाईलैंड में हॉलिडे करके, बैंकॉक में हॉलिडे करके मशाल जलाओगे देश के अंदर, उनके अंदर भी आपके अंदर मशाल नहीं, अश्विनी जी आपके अंदर क्या मशाल जलती है? हॉलिडे करके बैंकॉक में, बैंकॉक में हॉलिडे करके आपके लीडर की मशाल जलती है। 90 चुनाव हार चुके हो तो देश में आग लगाओगे। 90 चुनाव नहीं, मत दो, राहुल गांधी को पहले दो, समझ में नहीं आती, राहुल गांधी की जाति पूछो, राहुल गांधी की जाति बताओ पहले, राहुल गांधी की जाति बताओ, राहुल गांधी की जाति तो बताओ, राहुल गांधी की जाति समय अगर आपने इनकलाब की याद को समझा होता, गांधी नामे ना लिखे होते तो समझ आती। मेरे भाइयों, ये देश संविधान से चलता है और संविधान बचाने आप निकले हुए हैं। तो मैं बादशाह आलम जी आपसे पूछना चाहती हूँ, जब संविधान बचाने की बात होती है, चलिए आपके सवाल हैं एक संवैधानिक संस्था पे, सवाल सराखों पर, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, आपने सवाल उठाए हैं और आपने सही फोरम चुना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक्सरसाइज को स्टे नहीं किया और बोला कि अगर ये सही नहीं होगा तो हमें हलफनामा चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ हम देखेंगे। अब वो देखेंगे तो देखने में 2 दिन बाकी हैं, सोमवार को वो देखने वाले हैं, लेकिन इतनी बेबसाई क्यों है कि कभी डस्टबिन खोजते हैं, कभी धमकियां सड़क पर निकल के देखते हैं कि हम आपके पीछे आ रहे हैं, हम आपको देख लेंगे। ये भाषा होती है किसी देश में लोकतंत्र की? और लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ना जाना, सारी दुहाई बहा देना, ये कौन सा लोकतंत्र आप बचा रहे हैं? आज देश को समझा ही दीजिए। देखिए नविका जी, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, और इसके उल्टा ये बीजेपी है। संविधान की दुहाई तो ये देगी, लेकिन संविधान के मूल्यों से छेड़छाड़ करेंगे, उस पर सही से ये चलेंगे नहीं। अब जहाँ तक संविधान बचाने का मुद्दा है, चाहे SIR का मुद्दा जो आया है और ये संसद के जो है इतने घंटे बर्बाद हो गए, तो ये संसद चलाना और न चलाना ये तो पक्ष के हिस्से में होता है। अगर पक्ष चाहेगा तो संसद चलेगी, या पक्ष नहीं चाहेगा तो संसद नहीं चलेगी। विपक्ष के सवाल जो बेरी बिगनिंग वो आपके जो पहलगाम के बाद है, वो आज भी सवाल वहीं मुंह बाए खड़े हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जिससे हम सवाल का जवाब पूछते हैं तो उसके बदले में दूसरा चला आता है। आज हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं तो उसमें ये बीजेपी JDU के लोग आ जाते हैं। भाई आप इतना क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इतना आपको संवैधानिक संस्था, आप ही को भरोसा है संवैधानिक संस्था पर? विपक्ष के लोगों को भी भरोसा है? आइए, संवैधानिक संस्थाएं जब संविधान के तहत काम करती थी 2014 से पहले, तो उसमें एक से एक इलेक्शन कमीशन आए जिनका नाम आज भी लिया जाता है। TN सेशन का नाम लोग कितने इज्जत के साथ लेते हैं। पार्टी पे चुनाव लड़े थे TN सेशन? तो
अब इसमें अपनी बात खत्म कर लूं। करिए सर, करिए। ठीक है, तो उस वक्त नाम लिया जाता था। अब इस वक्त जो चुनाव आयोग का जो आपने सिलेक्शन किया, ये गणेश कुमार जी को, ये इनका प्रोसेस क्या आपने अपनाया कि सीजेआई को हटा दिया पैनल से, कि अपने मन का जब आप चुनाव आयोग लाएंगे उससे अपने मन का काम कराएंगे। लेकिन मैं मैडम आपके चैनल से ये भी एक मैसेज देना चाहता हूं गणेश कुमार जी को कि वो धनखड़ जी का भी देख लें क्या हाल हुआ। ये भी जब तक 5 साल ये सरकार में रहे, कहीं गवर्नर रहे, कहीं राज्यसभा के सभापति रहे और पूरी संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करते रहे। जो बीजेपी चाहती थी वो इनसे कराती थी और आज बीजेपी ने इनको दूध के मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया। ये भारतीय जनता मुझे देख समझ रही है। नहीं आता बादशाह आलम जी के हंसूं के रोऊं। आपका कहने का मतलब है कि 2014 से पहले इस देश में सब कुछ ठीक ठाक था, सारी संवैधानिक संस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी, इस देश में कभी भी कोई इस तरह का संकट आया ही नहीं, इससे पहले सब सुचारू रूप से चल रहा था इस देश में। क्यों करण वर्मा? नाविका जी, ये तेजस्वी जी ने अभी क्या बोला था कुछ दिन पहले, शहाबुद्दीन अमर रहे। ये देंगे लोकतंत्र की दुहाई? जो शहाबुद्दीन कन्विक्टेड आदमी, एक नंबर का लुटेरा जिसने तेजाब में जला दिया लोगों को, वो बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन अमर रहे। और ये तेजस्वी जो तेज प्रताप है, इन्होंने क्या किया था होली के दिन? अरे पुलिस इंस्पेक्टर जरा नाचो, हम कह रहे हैं नाचो नहीं तो तुम्हें डिसमिस कर देंगे। इनके मुंह से शोभा नहीं देता जो बूथ लुटेरे रहे हैं, जिन्होंने ये हालत कर दी थी बिहार की कि वहां अपहरण एक पूरी एक फैक्ट्री थी। लाल झंडा कोई जाता था जाके लगा देता था, लालू जी से बात कर लेता था, भाई ऐसे ऐसे है। 2 घंटा बत्ती आती थी पूरे 24 घंटे में। ये दुहाई देंगे इसकी? 2003 में ये वाली जब प्रक्रिया हुई, 1 महीने में हो गई, तब ना इतनी टेक्नोलॉजी थी ना इतना कुछ था। आज इनको हर बात पे, और ये पूरे विपक्ष है, आपके सामने जो तीनों बैठे हैं ना, ये अलग अलग स्तर पे गवर्नेंस में फेल हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, देख रहे हैं आप क्या हालत कर रखी है इन्होंने। कर्नाटका की देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश की देख लीजिए, जहां मिलता है वहां महंगाई बढ़ जाती है। 93 चुनाव हारे हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से हैं, अपनी सीट हार गए, बीच में नहीं अपनी सीट हार गए अरविंद केजरीवाल और मनीष। ये आपकी गंदी आदत है बीच में बोलना। मैं आपके बीच में बोल रहा था, आप अपनी अराजकता मत फैलाइए यहाँ पर। सड़क पे अराजकता आपको इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो किसी ने बीच में नहीं बोला। इसी वजह से जनता ने 93 चुनाव हरा दिए। ये बहुत ज्ञान दे रहे थे यहाँ पे अश्विनी जी, इनसे पूछिए जरा। 70 साल तक ये ना लोगों को मूलभूत सुविधाएं, ये ओबीसी की बात करते हैं, अलग समाज 90% की बात करते हैं, एक टैप वाटर कनेक्शन आप नहीं दे पाए। 3 करोड़ केवल घरों में टैप वाटर कनेक्शन था 17 करोड़ में से। ये हालत आपने छोड़ रखी थी। शौचालय तक नहीं दे पाए, गैस कनेक्शन तक नहीं दे पाए। आप खड़े होंगे इन ओबीसी के साथ। और कमंडल के बारे में इन्होंने क्या बोला? कमंडल टूटेगा। अरे कमंडल तो ब्रह्मा जी के हाथ में होता है। आप ऐसे हमारी आस्था पर आप इस तरह से वार करेंगे और फिर इन्हीं से वोट मांगेंगे? पर हमें तो होना नहीं चाहिए इसमें अचंभित। भाई जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, डेंगू मलेरिया बोलते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं ये लोग। उसके बाद कहते हैं हम हारे क्यों? आपके लिए तो गालिब का वो शेर सही बैठता है। ताउम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आपको अपने चेहरे से धूल हटानी है, तब आपको साफ दिखेगा। वारिस पठान जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप तो एडवोकेट हैं, आप तो वकील हैं और बैरिस्टर साहब आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब आप संविधान की बात करते हैं और हमेशा संविधान को ऊपर रखते हैं, और मैं इस बात पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करती हूं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वोटर रिवीजन पर कोई स्टे लगाई कि नहीं लगाई? हां या ना में पहले जवाब दे दीजिए तो आगे सवाल पूछूं आपसे। नाविका जी, 2 बात है यहाँ पर। बात पहली ये है कि पार्लियामेंट जिसको टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वारिस भाई मैंने आपसे पहले सवाल पूछा ना, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर कोई रोक लगाई? वोटर रिवीजन पर कोई रोक लगाई? हाँ या ना बोल दीजिए ना। देखिए नाविका जी, आप ना जज है ना मैं कोई विटनेस बॉक्स में खड़ा हूं जो आप पहले बोलोगे कि फर्स्ट से यस और नो देन क्वालिफाई योर स्टेटमेंट। वो तो नहीं बात है ना नाविका। कमाल है, मैं हाँ या ना कमाल है। बोल सकता हूं। जब सवाल का जवाब आपको घेरने वाला हो तो सवाल का जवाब देने से बच के साइड से निकल जाइए, यही तो संविधान कहता है ना। आप बीच में पूछेंगे तो उसमें क्या होगा, मेरा भी लिंक टूट जाएगा, आपका सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा, पब्लिक को मजा भी नहीं आएगा। और वैसे भी हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने की आदत हमारे नेताओं में है नहीं।
मैं लोकतंत्र के मंदिर की बात कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट है। आपको सुनना ही नहीं है उसके बारे में। बोलिए बोलिए। वहां पर तो न्याय होता है, न्याय बनता है, सब पर आते हैं इलेक्टेड मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव सब आते हैं, वहां पर जनता चुनकर भेजती है उनको। अब आज 5वां दिन है, सदन चला नहीं। 1 घंटा सदन नहीं चलता तो लाखों का नुकसान होता है। 5 दिन नहीं चला सदन, करोड़ों का नुकसान हो गया। किसके पैसे का नुकसान हो? आपके मेरे टैक्स पेयर मनी का नुकसान हुआ। जवाबदारी किसकी है? सरकार की। सरकार फेल हो रही है। सरकार की जवाबदारी, विपक्ष के जो प्रश्न है उसके ऊपर जवाब दे। अब विपक्ष के हमारे प्रश्न क्या है कि SIR की जो आपने चालू किया है ये मुहिम बिहार में, वो सरासर ऐसा दर्शा रहा है कि वो एक बैकडोर, हम तो सबसे पहले थे जो बोला था कि ये जो रिवीजन चालू है ये बैकडोर एंट्री NRC की लग रही है हमको। अभी आप खुद देखो कि नागरिकता का प्रमाण पत्र देने का अधिकार कोई नहीं है इलेक्शन कमिश्नर को। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो अब किस तरह से सोर्सेज से पता चल रहा है? इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि जब BLOs घर पे जा रहे हैं, हाउस टू हाउस सर्वे में जा रहे हैं, तो वहां उनको बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाली वहां के आपको सिटीजन मिल रहे। भाई कैसे आपने सिटीजनशिप का इसका आंकलन लगा दिया, ये तो बताइए हमको। तो ये बहुत सारी चीज, अब इतने सारे जो डॉक्यूमेंट है नविका जी जो मांग रहे हैं ये लोग, मैं बता 70% लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या करेंगे आप? उनका नागरिकता छीन लेंगे। अगर नागरिकता आपको छीनना और आप बोलते हो कि ये फेक वोटर्स थे, तो इन्हीं वोटरों ने 2024 का जब चुनाव आया था उसमें वोट डाला। उन वोटों की बुनियाद पे बीजेपी NDA सरकार आज वहां पे सत्ता में बैठी है। तो साफ बात, अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या वालों ने वोट डाल के आपको जिताया है तो आप अपने आप को विड्रॉ कर लिए, वापस से चुनाव करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई दो बात ही नहीं। लेकिन आप एक तरफ बोलते भी हो फेक वोटर है, नविका जी को जवाब उनके वोट भी लेके आप इख्तियार में बैठना चाहते हो, दूसरी तरफ ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आप नागरिकता छीनने की बात हो रही है इधर। तो नाविका जी, अगर आपने बोल दिया कि ये वोटर नहीं है तो उसकी तो सिटीजनशिप गई, उसका राशन कार्ड गया, उसका पासपोर्ट चला जाएगा। बिहार में आंकड़े दिखाते हैं कितने % लोगों के पास पासपोर्ट है। अब आधार कार्ड का क्यों नहीं मानते आप? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड इनको कंसीडर करे इलेक्शन कमिश्नर, क्यों नहीं मानता? चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात बताइए मेरे को। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना, सुप्रीम कोर्ट की बात कोई नहीं मानेगा इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट टांग देगा भाई। ये तो आप एडवोकेट हैं, आपको पता है। लेकिन मैं एक चीज आपकी फैक्ट को दुरुस्त कर दूं, ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा, ये पूरे देश में होने वाला है। ये इलेक्शन कमीशन कह चुका है। तो आप इसे सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम मत समझिए, लेकिन सवाल उनके जो है उसका जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। नविका जी, पहली बात तो वारिस भाई की बात बोली, वारिस अभी आपने क्या बोला स्टार्टिंग में? सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में मैटर। उसके पहले किस तरह से अनाउंस कर दिया कि पूरे देश में हम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने निकाल तो आने तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। वारिस भाई, यही आप मार खा जाते हैं। फिर ना आप नेता रहते हैं ना एडवोकेट। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, मामला जारी है। अगर दिक्कतें पाई जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। लेकिन प्रदीप भंडारी, मुझे लग रहा है इस बार वारिस पठान भाई का और इनकी पार्टी का नोटा से कम वोट आने वाला है बिहार में, क्योंकि अगर 70% लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो 99% लोग कैसे SIR के अंदर रजिस्टर कर चुके। ओपन चैलेंज करो पूरे विपक्ष को, एक बूथ लेवल एजेंट का नाम बता दे जिसने ऑफिशियल कंप्लेन इलेक्शन कमीशन से करी है। ओपन चैलेंज। पूरे लोकसभा चुनाव में 10 एक मिनट बादशाह आलम जी, एक मिनट। एंकर को भी बोलने का यहाँ एक मिनट। मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पूरा लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें कहा जा रहा है ये चीटिंग करके जीत गए, ये कैसे आ गए, लेकिन जो 10 पिटीशन कोर्ट्स में है उसमें एक भी कांग्रेस की नहीं है। अश्विनी जी, आप आत्मचिंतन करिए कि आपने कोई केस डाला क्यों नहीं। और 100% एविडेंस है राहुल गांधी का, लेकिन वो एविडेंस डस्टबिन में ना चला गया हो वो SIR के फॉर्म के साथ, इसकी भी जरा चिंता कर लें। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है और अनमोल पवार मैं आपसे पब्लिक का सवाल उठा रही हूँ। फॉर्म डस्टबिन में जा रहे हैं, ये तो आप मान रही हो। आपने डाला ना, सारे देश ने देखा, सारे देश ने देखा। नवीन प्रताप रांची झारखंड से सवाल पूछ रहे हैं, संविधान खतरे में है कहने वाले जब SIR को कूड़ेदान में फेंक रहे हैं तो क्या लोकतंत्र सुरक्षित है या खतरे में है? ये सवाल पब्लिक का है। संजय त्रिपाठी का कानपुर से सवाल है, संसद में
हंगामे से टैक्स पेयर का करोड़ों पैसा बर्बाद हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन भरपाई करेगा? और आकाश सिंह का कैथल हरियाणा से सवाल है, सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए अगर तैयार है तो विपक्ष संसद क्यों नहीं चलने दे रहा? क्या हंगामा करना ही विपक्ष का एजेंडा है? जवाब दीजिए ना अनमोल भाई। नाविका जी, मैं एक दरखास्त करूंगा, मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया, तो मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। दूसरा ये है कि बिहार में आज जो चल रहा है वो बहुत खतरनाक साजिश है। चुनाव चोरी करने की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि जून 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक समरी रिवीजन एक्सरसाइज कराई गई थी। तो फिर 5 महीने में क्यों फ्रेश रिवीजन एक्सरसाइज की जरूरत पड़ी? 2003 से लेकर 2023 तक 5 चुनाव हो चुके। उन 5 चुनावों में जिन मतदाताओं ने अपना वोट डाला है, आज उनसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब आके बताओ तुम वोटर हो या नहीं। तीसरी बात, कल इलेक्शन कमीशन ने एक डेटा पब्लिश किया जिसमें वो कहते हैं कि 21 लाख लोग पिछले 5 महीने में मर गए। ये रहा बिहार गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा, रजिस्ट्रेशन डेटा, जो बताता है केवल और केवल 1,50,000 वोटर मरे हैं पिछले 5 महीने में। तो 20 लाख वोटर कहां गायब हो गए? की बात नहीं हुई है। मुझे बात पूरी करने दे, मुझे बात पूरी करने दे। झूठ नहीं बोलोगे आप ये झूठ आपके मुंह पे। अरे भैया, ये 5 लाख इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी की बात कर रहे हो। झूठी बातें मत करो, कहां चोरी की है वाली बातें मत करो। सरकार की वेबसाइट का डेटा है। अनिल पवार, ये तुम संजय सिंह जैसी एक्टिंग कर रहे हो जो संजय सिंह घर में करते हो। ये तुम संजय सिंह जैसी एक्टिंग करते हो। मुझे बात पूरी, झूठ बोल रहे हो, मुझे बात पूरी कर रहे हो। इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन किसी ने कहा फर्जी बातें कर रहे हो। अरे 5 महीने की बात है वो। अरे अनिल पवार, मुझे बता दीजिए, एक मिनट मुझे नहीं, अनमोल पवार, मेरा आपसे मैं क्लैरिफिकेशन पूछना चाहती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5 महीने में 21 लाख लोग मर गए। कल कहा है उन्होंने। दिखाओ 5 महीने में 5 महीने में 5 महीने में 21 लाख। तो मतलब इसका मतलब है पीछे वाली जो समरी रिवीजन एक्सरसाइज हुई थी उसमें धांधली हुई थी। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ये कह रहे हैं ना, आज तुमने घुसपैठियों को बैठाया थी हिमाचल में। तुमने घुसपैठियों, तुम्हारा मैनेजर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5 महीने में 21 लाख लोग मर गए। बता दीजिए, मुझे कागज दिखा दीजिए, मुझे कागज। आप सुनिए, मुझे कागज दिखा दीजिए। अब ये देखिए, ये रहा 24/7/2025 का। BLOs have reported 21.6 lakh deceased electors। अब मेरी पूरी बात ये फैक्ट का शो है, ये फैक्ट का शो है, गलत फैक्ट नहीं डाल सकते। नहीं, आप पूरी बात करें, लेकिन ये मुझे पूरी बात नहीं करने दी जा रही क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता घबराए हुए हैं। ये रोना बंद करो यार, रोना बंद करो। इलेक्शन कमीशन ने कहा है बचपन में नहीं रोए थे, जो अभी रो रहे हो। नाविका जी, ये गलत क्या है? नाविका जी, एक मिनट, बोला है ये गलत बात है। अनमोल जी, जितनी देर, मैंने नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ अनमोल जी। जितनी देर आपकी पार्टी नहीं रही है ना, उससे 7 गुना ज्यादा मेरा कैरियर रहा है, ठीक है? तो मैं आपको फैक्ट्स पर बात करने को कहूंगी। और ना मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से डर लगता है, ना मुझे आपसे डर लगता है। आप मुझे बताइए, 21 लाख लोग 5 महीने में मरे हैं, ये कहां लिखा है? मुझे कागज दिखा दीजिए। क्या मुझे इंटरप्ट किया जाएगा लगातार? आपने मुझे बुलाया है, क्या मुझे बोलने का मौका मिलेगा? आप बार-बार इस बात पर जोर डाल रहे हैं, तो मैं पूछूंगी जरूर। मैं भी सुनिश्चित करूंगा, नहीं फिर मैं भी सुनिश्चित करूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता ना 20 लाख जो गलत नाम, नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए। टिकट देखने क्या एक सेकंड, अलायंस में नहीं है ना? एक सेकंड देखिए, आप तो अलायंस में नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई 11 दस्तावेज मांगे गए हैं। 80% लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है। 1.57% के पास सरकारी नौकरी के कागज नहीं है। 2% के पास जन्म प्रमाण पत्र, 2% 11 दस्तावेज नहीं मांगे, 11 में से चाहिए। अनमोल पवार, कितना झूठ बोलोगे? आप क्योंकि झूठ बोल रहे हो भैया। ये रहा इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, ये रहा इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन 5 महीने का है। चोरी पकड़ी नहीं, झूठ है। चोर, मैं चोर जेल में बेल में बाहर बातें मत करो।
बेल में बाहर हो। नमिका जी, ऐसा है अगर चुनाव की एक मिनट अगर चुनाव की अगर अरे भैया अनमोल जी अनमोल जी अनमोल जी अनमोल जी जो है ना काम पे वो अनमोल जी एक मिनट अनमोल जी अनमोल जी अनमोल जी अनमोल जी अनमोल जी आप 7 मिनट बोले हैं 7 मिनट आप उन्हें बुलवाए ना, उसमें तो नहीं किया अनमोल जी आपने उनके में तो नहीं किया अनमोल जी काम डाउन काम डाउन काम ये कोई डाउन तरीका नहीं है ना। अगर आप बुलाने पी लीजिए अगर आप शो पे बुला रहे हैं तो आप बोलने दें, ये मेरी दरखास्त है आपको मैंने पूरा समय दिया है बोलने का और आपने हमेशा इल्जाम लगाए हैं। मैं ये कह रही हूँ करण वर्मा दर्शक आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ कौन फेयर है। मैं मेरे ऊंची आवाज से डरने वालों में से कभी भी नहीं हूँ, ठीक है। अनमोल जी बोल तो चुके हो, सुन लो दूसरे की भी। मैं ऊंची आवाज से भी नहीं डरती, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं डरती, मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं डरती, मैं किसी चीज से नहीं डरती, लेकिन सच कहना मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य करूंगी। ये है कि खुले तौर पे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। करण वर्मा जी अगर ये वोट की चोरी हुई है, अगर ये वोट की चोरी हुई है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को निकलने देगी? मैं पूछना चाहती हूं यहां पर छाती पीटकर जोर जोर से चिल्लाकर, क्या ये हमें डरा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट पर प्रभाव डाल रहे हैं? कोई कह रहा है हम बॉयकॉट कर देंगे, कोई कह देंगे वोट चोरी हो रहा है, कोई कह रहा है 5 महीने में 21 लाख लोग मर गए। मैं पूछना चाहती हूं सिर्फ चिल्ला के क्या झूठ सच हो जाता है और सच झूठ हो जाता है? आज जनता ये सवाल पूछ रही है। का दोहरा मापदंड नाविका जी दिखाना इतना आसान है। एक सेकेंड, अब यार अब अनमोल जी ऐसे करोगे, चलता है कि ये सच नहीं। अनमोल जी अब आपको मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं, जरा सुन लीजिए। इन्होंने 2 झूठ बोले अनमोल जी ने, हो सकता है जानते ना हो सकता है जान के बोल रहे हो। एक इन्होंने बोला 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, उन 11 में से एक चाहिए। एक इन्होंने बोला 20 लाख मर गए 5 महीने में नहीं, ये ओवरऑल है। स्पेशल रिवीजन का पर्पस ये होता है कि घर टू घर जाके सर्वे करके देखें। 11 डॉक्यूमेंट नाविका जी कैसे चलेगा ये ऐसे चीज? ऐसे ही चल रहा है, दूसरे ऐसे ही चल रहा है, नाविका जी चुनाव छोड़ जो है ना। अब देखिए नाविका जी इनका जरा झूठ मैं बताना चाहता हूँ। संतुलन और यहाँ बारिश भी बैठे यहाँ पे 1 मिनट ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल डिबेट में इस तरह का पार्लियामेंट टाइप का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसने किया? नहीं, शुरू किसने किया? इन्होंने। मैं बोल रहा था बीच में इन्होंने आपसे कुछ नहीं बोल रहा। आप पकड़ी गए, भाई साहब चोरी पकड़ी गई, पंजाब में चोरी पकड़ी गई है, पंजाब में कैमरे में चोरी पकड़ी गई। करण वर्मा जी, करण वर्मा जी, नहीं मैं आज चुनाव चोरी करते नहीं, एक मिनट। दर्शकों आपने देख लिया, प्रदीप भंडारी, अनमोल पवार जी वो तो चुप भी हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे, लेकिन मैं जनता मैं एक यहाँ पर जिसकी भ्रष्टाचार के लड़ते मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जो पार्टी देश में अलग पॉलिटिक्स लाना चाहती थी, जो आम आदमी की पार्टी थी, उसने अभी एक शब्द जनता के बारे में नहीं कहा। 30 करोड़ 16 लाख रुपए जो वेस्ट हो गए जनता के टैक्स पेयर के पैसे पे, उस पर कोई बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करने की कोई बात नहीं हुई। हां, बात हुई है तो जोर हंगामा और टेबल पीटना और सिर्फ अपने वोकल कॉर्ड्स दिखाना, क्या इससे सच बदल जाता है? और यही से मैंने शुरू किया था। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अगर सूरत बदलनी है तो यूं स्टूडियो में हंगामे से बदलेगी, पार्लियामेंट में हंगामे से बदलेगी, या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने सारे
सबूत डालकर कानून मानने से बनेगी। और यही बात आज मैं आपको दर्शकों दिखाना चाहती थी, क्योंकि सच की लड़ाई में चिल्लाना नहीं पड़ता। सच की लड़ाई में सबूत ही काफी होते हैं कहानी बयां करने के लिए। जब चिल्लाना पड़े, टेबल ठोकना पड़े, दूसरों को चुप कराना पड़े और गालियां सुनानी पड़े, तो फिर सच में कितना दम है ये आप खुद तय कर लीजिए। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत। तमाम पैनलिस्ट को करती हूं धन्यवाद। नमस्कार।